हेलो साथियों, आज हम सब हल करेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 का पेपर सेट। ये 2021 में पूछा गया हुआ सारा क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो जहाज़ एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक लाइट हाउस है और दोनों ओर जहाज़ है, एक इधर जहाज़ है एक इधर जहाज़ है। दोनों ओर से देखने पर एक तरफ से 30 अंश का कोण बनेगा और दूसरी तरफ से 45 अंश का कोण बनेगा। अब बताना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये कितने मीटर की है। तो हम क्या करेंगे, इस दूरी को आधा आधा कर लेंगे। एक साइड को मान लेंगे x, दूसरे साइड को मान लेंगे y। अब इसमें जो ऊंचाई दी गई है टावर की वो 90 है। अब क्या करना है, इसमें x और y का मान निकालना है। जब आप x और y का मान निकाल लेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ देने से आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक तरफ की दूरी निकालता हूँ, दूसरी तरफ की दूरी आप लोग निकाल करके लास्ट में जोड़ के आंसर देखिएगा कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे हम मान लीजिए कि एक साइड की दूरी अगर हम 30 अंश वाले कोण की साइड की दूरी को अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ये फार्मूला उपयोग करना है दोनों साइड में। एक साइड के लिए tan हमारा हो जाएगा, tan हो जाएगा 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा 90 और बटे में आधार हो जाएगा हमारा x। अब इसको जब आप हल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से सेम टू सेम आपको tan थीटा बराबर रखना है 45 अंश। अभी 30 रखे हैं तो यहाँ 45 रख करके सेम टू सेम 90 बटे y लिखना है। फिर आप हल कीजिएगा, x y का मान मिल जाएगा। फिर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी 90 ब्रैकेट में √+1 मीटर, √3+1 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ CPU ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में CPU के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, अगर CPU है तो CPU में दो चीज़ें अवश्य होंगी। एक CPU में दो चीज़ें अवश्य होंगी, एक होगा कंट्रोल यूनिट और दूसरा हो जाएगा आपका ALU। कंट्रोल यूनिट और ALU एक CPU के अंदर ज़रूर से ज़रूर रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ये दो चीज़ें CPU के अंदर अवश्य रहती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.02, 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसमें प्रतिशत बताना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करिए, सबसे पहले क्या लिखना है, 0.002 बटे में क्या निकालना है, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 0.12। अब गुणे में करेंगे हम सब 100। ठीक है साथियों। अभी देखिए, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 2 ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे जिससे ये जो दशमलव है ये हट जाएगा। दशमलव हट जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, ऊपर मिल जाएगा 2, नीचे मिल जाएगा 120 और गुणे में हो जाएगा 100। एक 0 से 0 आप काट सकते हैं। 2 छंग कितना आ गया, 12। तो ऊपर मिल गया आपको 10, नीचे मिल गया आपको 6। तभी अभी और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 अगर 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, 2 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 5/3 प्रतिशत, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। तो जो चीन है उसने अपना कृत्रिम सूर्य बनाया है, उसने किस तकनीकी का उपयोग किया है। तो उन्होंने नाभिकीय संलयन तकनीकी का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कौन कौन से हैं इसमें, तो देखिए, लड़के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। तो कुछ लड़के जो होते हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी भी होते हैं और क्रिकेट प्रशंसक भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए कहाँ पे है, तो चौथे नंबर में है, तो चौथा नंबर हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब इसमें क्या देखना है कि कौन सी श्रृंखला इसमें बनेगी जो बीच में खाली स्थान पर आने वाली है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो लेटर है सी का अगर डी के साथ संबंध बनाए तो देखिए सी के तुरंत बाद डी है, तो डी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ई लिख देंगे। फिर बाद में एफ है हमारे पास, एक है तो एक के बाद दो, दो के बाद क्या आएगा, तीन आ जाएगा। ठीक है साथियों, फिर आगे चार हमारा रहेगा। इसी तरह से फिर देखिए डी है तो डी के बाद एफ, डी के बाद एफ है तो पहले डी का स्थानीय मान 4, 4 2 6, और 6 के बाद अब अगला क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का मतलब हो जाएगा एच आएगा। अब नंबर में आ जाइए, दोबारा नंबर में, तो 3 है, 3 के बाद में आपका 5 है, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए आपका 7, क्योंकि यहाँ पर दो दो अंकों को छोड़ा है, यानी हमें विषम अंक लेने हैं। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद आ जाएगा हमारा 7, तो खाली स्थान में क्या आएगा, E3H7, तो E3H7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है MCB का पूर्ण रूप क्या है, तो MCB का पूर्ण रूप हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको आप देख लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। कथन क्या है, सभी चिकित्सक अच्छे हैं। तब देखिए सभी चिकित्सक, जो चिकित्सक हैं वो सभी कैसे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, अब देखिए जो बीच वाला है ये हो गए हमारे चिकित्सक। ठीक है, ये सभी चिकित्सक कैसे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छा बना दिए, अच्छे के अंदर आ गए सभी चिकित्सक। अब दूसरा कथन है कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो कुछ पुरुष चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक का कुछ भाग जो है वो कहाँ जाएगा, पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। अब निष्कर्ष में आइए, तो पहले में कह रहे हैं कि सभी अच्छे चिकित्सक हैं, तो आप देखिए तो सभी अच्छे जो है वो चिकित्सक हैं, नहीं हैं। सभी अच्छे जो है वो चिकित्सक नहीं है। सभी अच्छे चिकित्सक के लिए अच्छे को बीच में आना होगा और चिकित्सक को बाहर। तो इस तरह से ग्राफ नहीं बना है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा है कुछ पुरुष अच्छे हैं, तो देखिए पुरुष का कुछ भाग अच्छे वाले पोर्शन में मिला है। ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये पुरुष और अच्छे दोनों का मिलता जुलता दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो हेग में स्थित है। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है, तो वो 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी। इन 2 भाषाओं को साहित्य अकादमी ने मान्यता दी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 9:5:6 है, जिनकी कुल धनराशि 317.5 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में देखिए तो जो धनराशि दी गई है वो रुपए में है, तो सभी पैसे को हम रुपए में बदलेंगे। तो जैसे 50 पैसे का सिक्का है तो वो 1/2 रुपए में बदल जाएगा, और 50 पैसा पहले है तो पहला अनुपात 9, तो पहले अनुपात का उसी के साथ में गुणा कर देंगे यक्स लगा के, प्लस इसी तरह से 25 पैसा है तो 1/4 रुपया बनेगा, और दूसरा अनुपात है 5, तो 5 का गुणा करेंगे यक्स लगा के। फिर इसी तरह से 10 पैसा है तो 1/10 रुपये में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और फिर गुणे में यहाँ लगाएंगे हम, तीसरा अनुपात है 6, यक्स लगा करके बराबर 317.5 आ जाएगा। अब सब इसको जब आप हल कर लेंगे तो हल करने पर देखिए क्या बनेगा, आपका 9/2 बन जाएगा यक्स में, प्लस 5/4 बन जाएगा यक्स में, प्लस 6/10 बन जाएगा यक्स में,
बराबर में 317.5 आएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको यक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो यक्स की वैल्यू होगी वो किसके अनुपात में गुणा करना है, तो 25 पैसे वाले में। तो 25 पैसे का अनुपात क्या है, 5 है। तो 5 में हम किससे गुणा कर देंगे, जो हमारा यक्स का मान आएगा उससे गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल सिक्कों की संख्या आ जाएगी 250। इसको आप लोग हल कीजिएगा और देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो जिनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, उन सभी को उसके आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। कंप्यूटर हो या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो, तो सभी को किसके द्वारा पहचाना जाएगा, आईपी एड्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चयनित किए जाने वाले पहले भारतीय मानवेंद्र नाथ राय जी थे। इनको आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला गया कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं, जहाँ ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक वृत्त खींच लेना होगा। समझिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम एक वृत्त खींच लेते हैं। इसमें दो जीवा है तो दोनों जीवा को हम पहले खींचेंगे, एक ए बी बनाएंगे, एक खींचेंगे जिसको हम सी डी बना देंगे। ये हो गया सी डी। अब इसमें क्या बोला गया कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी 6 है और सी डी कितना है 8, तो सी डी 8, ए बी 6 हो गया। दोनों के बीच की दूरी हमको मालूम है 7 सेंटीमीटर। अब हमको बोला गया कि एक चतुर्भुज बन जाता है ए बी सी डी, तो इन सभी भुजाओं को मिलाएंगे तो हमको एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है ए बी सी डी, इस तरह से। अब बोला गया कि त्रिज्या बताइए, इसमें क्या बताना है, त्रिज्या बताना है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी त्रिज्या निकालना हो तो ये जीवाओं के आधे का वर्ग कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा। यानी जीवा हमारी पहली कितनी है 6, तो 6 का क्या कर देंगे आधा, आधा यानी 3, 3 का वर्ग प्लस दूसरी जीवा 8 है तो उसका आधा करिए तो 4, 4 का वर्ग। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अंडर रूट निकाल लेना है। तो अंडर रूट जो आएगा वही वृत्त की त्रिज्या रहेगी। तो अब इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर में क्या मिला, अंडर रूट के अंदर 25 मिल गया। 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी, तो वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या रहेगी। क्वेश्चन हमारा है साथियों, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अम्ल किसके अंदर पाया जाता है और किसका अम्ल गलत तरीके से उसके सामने लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला ही ऑप्शन में आप देखिएगा तो यही गलत लिखा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इमली में नहीं पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, जो कि यहाँ पर एस्कॉर्बिक लिख दिया है ये गलत है और सभी सही है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये सभी सही है, केवल गलत है तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इमली वाला। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, इसको तो आप देख करके ही आंसर बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा घास का मैदान किससे सुमेलित नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, फटाक से पहला वाला ही ऑप्शन इसका गलत बता दिया, पहला वाला ही इसका क्या है, गलत है। इसमें कह रहा है अर्जेंटीना प्रेयसी, ये एकदम गलत है।
अर्जेंटीना जो है ये पंपास, यहाँ पर घास का मैदान पाया जाता है। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान, जो कि यहाँ पर प्रेसी दे करके गलत तरीके से उसको सुमेलित कर दिया है। याद रखिएगा, अर्जेंट में अगर आपके गाड़ी का हवा निकल जाए तो आप क्या करेंगे, पंप से उसको भरेंगे, ऐसा याद रखिएगा। अर्जेंट में अगर आपके गाड़ी का हवा निकल गया तो उसको कैसे भरना है, पंप से भरना है। तो अर्जेंटीना को पंपास से आप लोग याद करिएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत बाउंस मारते हैं, इसलिए उसको डाउन्स से जोड़िएगा। अर्जेंटीना है तो बहुत बाउंस मारता है क्रिकेट में, तो उसको कैसे जोड़िएगा, डाउन्स से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मध्य एशिया को कैसे जोड़िएगा, स्टेपी से जोड़ दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड हो जाएगा। वेल्डिंग करने पर काला हो जाता है, जहाँ पर भी आप वेल्डिंग करेंगे वहाँ काला हो जाएगा। तो जब दक्षिण अफ्रीका वाले काले होते हैं, इसलिए वहाँ से इसको जोड़ करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शंघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, शंघाई जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ पर, मणिपुर में मनाया जाता है शंघाई त्योहार। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमड्डू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ने की बात कर रहा है, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जलमड्डू जोड़ता है, तो वो हो जाएगा बेरिंग जलमड्डू मध्य। ये जो है ये इन दोनों महासागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें दे दिया गया कि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 5, y बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे। हम इसको हल करने का एकदम तरीका सिंपल में बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना, देखिए एक्स का स्क्वायर है तो दोनों ओर हम क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर कर देंगे। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में, इधर आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 आएगा, और प्लस करके आपका आ जाएगा 6 अंडर रूट में 5। इतना एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है। दूसरे में आप देखिए y है, तो दोनों पक्षों का इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा आपका 9 प्लस 5, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, -2a भी बन जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे 6 अंडर रूट में 5 आएगा। अभी आप दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ये 6 अंडर रूट 5 प्लस में है, ये माइनस में है तो काट देंगे। बचा कितना, तो ऊपर आ जाएगा आपका 9 5 14, इधर 9 5 14, यानी टोटल हो जाएगा 28। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो 28 आ जाएगी। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप लोग घबरा करके क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। अगर थोड़ा सा कोशिश करिए तो ज़रूर लग जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया है। सचित का उस महिला के पति से क्या संबंध है। अब सोचिए कि एक महिला की फ़ोटो है, ये फ़ोटो हो गई महिला की, ठीक है, ये किसकी फ़ोटो है, महिला की फ़ोटो। अभी इसकी तरफ देखते हुए जो सचित है वो क्या बोल रहा है, सचित बोल रहा है कि इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी सचित का जो पिता है, अब सचित का पिता यहाँ समझा दीजिए, ये हो गया पिता सचित का। सचित के पिता की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगा, सचित ही हो जाएगी, ठीक है। इकलौती पुत्री मतलब सचित ही उसकी इकलौती पुत्री है। अब उसके बाद कह रहा है जन्म दिया है, तो सचित का उस महिला के पति से क्या संबंध है। उस महिला का पति जो है क्या हो जाएगा, सचित का पिता हो जाएगा, तो सचित क्या हो जाएगी उस महिला की, तो पुत्र हो जाएगी या पुत्री हो जाएगी। इसमें पुत्र दिया है, अच्छा रुक जाओ, एक गड़बड़ कर दी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है ब्लड रिलेशन से। इसमें कह रहा है कि एक फ़ोटो की ओर देखते हुए सचित ने कहा, इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया है। ये महिला हो गई, याद रखिएगा, इधर हम चित्र बनाते हैं तो ये हो गई महिला। अब इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी जो सचित है इसके एक पिता हैं, ठीक है, एक पिता हैं, पिता की इकलौती पुत्री है, पिता की एक पुत्री है, उसको जन्म दिया है। यानी ये जो पुत्री है
ये सचित की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। जब सचित की ये बहन हो गई तो महिला क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी माता। ठीक है, महिला क्या हो गई, माता हो गई। अब कह रहा है कि उस महिला के पति से क्या संबंध है, तो महिला के पति क्या हो जाएंगे, सचित के पिताजी हो जाएंगे, और सचित क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ये रिलेशन इसका बनेगा। सचित क्या है, तो महिला के पति का पुत्र है, याद रखिएगा। इस तरह से इस रिलेशन को हम सब बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा हमारा खेती। खेती जो है ये असंगठित क्षेत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का संगठन नहीं रहता है। पुलिस में रहता है, बैंक में रहता है, सरकारी नौकरियों में रहता है, लेकिन खेती में किसी भी प्रकार का संगठन नहीं रह सकता है, ये असंगठित रहती है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो साथियों, हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो हम मान लेते हैं कि पहला वर्ग है उसकी भुजा ए है, जो पहला वाला वर्ग है उसकी भुजा को हम ए माने तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a बराबर में आ जाएगा 48। तो 4 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12। यानी जो पहला वर्ग है उसकी भुजा हमको मिल गई 12। इसी तरह से दूसरे वाले वर्ग के लिए हम भुजा मान लेंगे b, तो 4b बराबर हो जाएगा 60। इसको अगर काटिएगा तो आ जाएगा इधर 15। तो दूसरे वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी 15। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 144। ये हो गया हमारा पहले का क्षेत्रफल। दूसरे का क्षेत्रफल देखिए तो भुजा स्क्वायर यानी 225 आ गया। अब दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो 225 और 144 का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो किसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, तीसरे वाले का। तो हम मान लेते हैं जो तीसरा वर्ग है उसकी भुजा सी है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। और तीसरे का क्षेत्रफल कब मिलेगा, जब हम पहले और दूसरे के क्षेत्रफल को घटाएंगे। यानी 225 में से 144 को घटा देंगे तो हमको तीसरे वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 और सी बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यानी जो तीसरा वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी मिल गई, 9 मिल गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा यानी 4c। तो 4c कैसे आएगा, जब हम 9 में 4 से गुणा कर देंगे तो 9 गुणे में 4 बराबर में कितना आ गया, तो आपका 36। तो इस तरह से तीसरा वर्ग जो है उसका परिमाप कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं। उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची गई। प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि लगभग कितने होगी। तो इसका लाभ और हानि प्रतिशत बताना है साथियों। तो इसको लगभग में बताना है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा शॉर्टकट करके हल कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 17.5, 42 और 14 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दशमलव वाली जो संख्या है उसको हम दशमलव हटा करके भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17.5 है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो आपको मिल जाएगा 175/10। इसी तरह से 42 है, तो 42 को क्या कीजिए, भिन्न में बदलिए, तो ये हो जाएगा 42/1। दूसरे वाले को बदलेंगे तो 14/1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर मासा निकाल देंगे और नीचे वाली संख्या का लासा निकाल देंगे। इतना आपको याद रखना है। तब देखिए
ऊपर HCF निकालना है, तो 175, 42 और 14 का अगर हम HCF निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। और 10, 1 और 1 का जब LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 10। अभी 7 में 10 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा, 0.7 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा हमारा, 0.7। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा। अब इसके लिए हमें देखिए एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी में क्या है, सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 8 लिखा है, फिर 27 है, इतना हमको मिला है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये श्रेणी कैसे बनी है। जैसे 0 का अगर हम क्यूब कर दें, वर्ग कर दें, कुछ भी कर दें तो 0 ही रहेगा। 1 का अगर हम क्यूब कर दें, वर्ग कर दें तो 1 ही रहेगा। इसी तरह से 8 को देखिए तो ये किसका क्यूब या वर्ग बन सकता है, तो 3 का क्यूब बन सकता है, 3 का घन। इसी तरह से 27 को देखेंगे तो ये 3 का घन दिखेगा। ठीक है साथियों, ये 3 का घन। अब देखिए 0 है, फिर 1, 2, 3, तो अब अगला कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, उसका घन करेंगे तो 4 का घन करिएगा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो अगला नंबर किसका रहेगा, 64 का रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है कार्य और समय से। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको लगाने में थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, तो इसलिए आप लोग इसको लगाइएगा, लगा करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, अब हम सब देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर का। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा ए और बी का मान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं हिंट आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, आप लोग लगाइएगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 7 + 2 √5 है। ठीक है, तो इसमें हम बटे कर देंगे 11 + 3 √5। अब इसी से परिमेयकरण करना है, तो 11 माइनस में 3 √5 लिखा जाएगा और फिर बटे में 11 - 3 √5 लिखा जाएगा। बराबर में होगा हमारा a + b √5। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पर आप लोगों को रूट हट जाएगा और इस तरह से कुछ अंक के साथ में a b बनेगा। अभी आपको मैं इसको हल करूँगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप लोग हल करिएगा, इसमें a और b का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 6 आ गया, दूसरे वाले में आ जाएगा हमारा 7 √5 करके, बराबर में a + b √5, ऐसा कुछ बनेगा। ये वाला नंबर यही नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा बनेगा। बाद में आपका √5 से √5 कैंसिल होगा तो a = 6 और b = 7, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर हल कीजिएगा। हल करके आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो कौन सा संशोधन है, तो वो है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर बनाई गई है। डुबकी लगा दोगे तो क्या होगा, जानते ही हो, फिर उल्टा नाम इसका डुबकी लगाए तो फिर याद कर लीजिएगा क्या हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको 759 को a मानना है और 253 को b मान लेना है। आप लोग इसको b मानिएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका a² + b², ऐसा बनेगा। जब आप ऊपर हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a² + 2b² और नीचे आ जाएगा आपका a² + b²। दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो आपको बचेगा a² + b² और बटे में बच जाएगा आपका a² + b²। तो दोनों कट जाएंगे आपस में, आपको बच जाएगा केवल 2, आंसर आ जाएगा
पहला नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो ये की गई थी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए सरकारीय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने शुरू किया था। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये एनटीपीसी में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अब की बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से ढंग से कीजिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन अब की बार निश्चित ही हो जाए। अगला है हमारा, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक थी? तो पुस्तक थी हमारी वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मलाला ने लिखी थी, मलाला ने। ठीक है, मलाला ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंक्वाकार आकृति वाली एक छोटी बोतल में भरा जाना है। कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तब देखिए इसमें क्या है, एक कटोरा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, लगाइएगा आप लोग। एक कटोरा है, इस कटोरे में कुछ तरल भरा हुआ है। ठीक है, कुछ तरल है। इस तरल को शंकु के आकार के बोतलों में भरना है। तो कितने बोतल की आवश्यकता होगी? तो हम मान लेंगे कि कितने बोतल चाहिए, n बोतल चाहिए। तो बोतलों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बट्टे में एक शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर शंकु है तो शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखेंगे। तो 3 से 3 काटिएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो ऊपर आपका बच जाएगा 4r क्यूब और नीचे बचेगा आपका r स्क्वायर h। ठीक है, तो अभी त्रिज्या हम निकालेंगे शंकु की कितनी है। देखिए त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, कह रहा है व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। याद रखिएगा, 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शंकु होगा, शंकु की त्रिज्या हम लिखेंगे कितना, r बराबर 3/2 रखेंगे। और ऊंचाई शंकु की कितनी दी गई है, 4। तो इस ऊंचाई के स्थान पर हमें लिख देना होगा 4। और ऊपर क्या रखना है, ऊपर गोले की जो त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, उसको यहाँ 12 सेंटीमीटर रख करके हमें इसे हल कर लेना होगा। आप हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 384। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको हिंट जरूर दे दिया हूँ। आप लोग इसको बनाइएगा, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। किसने? तो WC बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो किसने की थी राजा राम मोहन राय की मदद? तो डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की मदद की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 900 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1134 रुपया हो जाती है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि 1134 रुपया हो जाती है 900 रुपये की धनराशि। तो ब्याज कितना हो गया पहले उसको हमें मालूम करना है। तो ब्याज आप जानते हैं कि 234 रुपया ब्याज उसको मिल गया। 234 रुपया उसको ब्याज मिला, किस पर? 900 रुपये पर। कितने समय में? 4 वर्ष में। दर हमको मालूम नहीं है, बटे में लिख देंगे 100। पूरा 0 कट गया आपका। अगर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 छक 54। अगर इस 4 से काटिए तो 2 दूनी 4 और 2 से काटिएगा 13। तो हमको दर कितनी मिल गई? 13/2 मिल गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी इसी में 3% बढ़ा दिया जाए,
तो टोटल दर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 19/2। ठीक है साथियों, 19/2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए तो 900 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो अब 900 रुपये की धनराशि पे हमको निकालना है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 900 रुपये पर 19/2 के हिसाब से निकालना है हमको, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। बटे में आ जाएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से काट दिए तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसको पूरा गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18, तो यस आई हमको मिल जाएगा 9 दूनी 18 गुणे में 19। अभी 19 और हम क्या करेंगे, 19 और 18 का गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमें किस में जोड़ देना है, 900 में। तो 900 प्लस क्या जोड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का गुणा करके जो राशि आएगी उसे हमें 900 में जोड़ देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, कुल धनराशि मिल जाएगी। और कुल धनराशि कितनी मिलेगी, तो 1242 रुपया हमको मिलेगी। इसको आप लोग हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में डिफेक्ट को FEDTCE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डियर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ नहीं समझना है आपको, केवल कोडिंग डिकोडिंग है। इसका अर्थ कुछ भी इधर उधर का लिखा रहता है, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि हमको अर्थ आना ही चाहिए। अब इसमें देखिए क्या करना है कि हमें डिफेक्ट दिया है, क्या दिया है, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को हम क्या लिखे हैं, देखिए DEFECT डिफेक्ट किया ना, उसके नीचे हम लिख देते हैं FEDTC और E। अब देखिए ऊपर वाले जो 3 थे उसको रिवर्स करके नीचे लिख दिया गया है। इस तरह लिखे गए थे तो उसको कैसा कर दिया, इस तरह कर दिया। फिर ऊपर जो और 3 लेटर हैं वो किस तरह से लिखे गए थे, ऐसे, तो उनको क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। यानी 3 को विपरीत कर दिया है, 3 को विपरीत। तो हम क्या करेंगे, पहले DEARTH है, तो हम क्या करेंगे, 3 को विपरीत कर देंगे। तो इस तरह से लिखे गए हैं ये तीनों, तो 3 को विपरीत करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, 3 को ऐसे लिखेंगे, यानी A फिर E फिर D, ऐसा लिखा जाएगा। फिर वो जो लास्ट वाले 3 हैं इसको विपरीत करेंगे तो H T और R, इस तरह से हमारा आंसर आएगा AEDHTR। तो AEDHTR पहला ऑप्शन इसका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो विशिष्ट समुद्री जीव जो होते हैं ये हो जाते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं जो मुक्त जीवन जीते हैं, इसको आपको याद रखना है। मोलस्का अलग है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा का है। और मोलस्का जिसके ऊपर खाल कवर पाई जाती है उसको मोलस्का बोलते हैं। ठीक है, नेमाटोडा जो होते हैं वो सीधे एक कीड़े की तरह रहते हैं, केचुआ टाइप का एक होता है कीड़ा, वो नेमाटोडा समूह के अंतर्गत आते हैं ये सभी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है कि पैदा हुए कुल 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो IMR क्या दर्शाएगा कि 1000 जो बच्चे जन्म लिए हैं उनमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मरे हैं उसका अनुपात दर्शाता है। अभी अगला क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हीरा क्या होता है, महान होता है। नाम सुनते ही हीरा क्या है, बहुत महान है, बहुत महान है। ठीक है, तो हीरा किस नदी पर है, महान है, तो महानदी पर याद रखिएगा। हीराकुंड की बात की जाएगा तो आप बताइएगा महानदी, ऐसा याद रखिएगा। हीरा क्या है, महान है, तो हीराकुंड महानदी पर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो सर्वोत्तम ढंग से कौन निरूपित करता है यही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आकाशगंगा। तो साथियों आकाशगंगा क्या है, बहुत बड़ा है, आकाशगंगा बहुत
बड़ा है। उस आकाशगंगा के अंदर हमारे पृथ्वी भी आते हैं और बृहस्पति भी आए हैं। तो ये बहुत बड़ी आकाशगंगा, उसके बीच में ये दोनों आएंगे। और दोनों ग्रह क्या हैं? अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन आकाशगंगा के अंदर हैं। इस तरह से हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारा कंप्यूटर का है। उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? तो ये सभी किसके संस्करण है? तो साथियों ये सभी जो है लिनक्स के संस्करण है, लिनक्स के संस्करण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो साथियों ये पारित किया गया था मई 2005 में और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी जून 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसपी का पूर्ण रूप हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसका फुल फॉर्म है? तो एमएसपी का फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये लास्ट आशा का क्वेश्चन है साथियों, बहुत इजी है, इसको आप लोग लगाइएगा अच्छे से। और आप क्वेश्चन कुछ आप लोग भी लगाइए, क्योंकि हम ही लगाएंगे तो वीडियो बड़ा चला जाएगा, फिर आपको पूरा 100 क्वेश्चन नहीं दिखा पाएंगे। तो जो थोड़ा सा सिंपल है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। ये सिंपल क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, इसको आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम सब अगला क्वेश्चन हमारा कार्य समय का है। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, इसको भी आप लोग लगाइएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये कार्य समय का क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लगाएंगे जो इस छोटे से स्क्रीन में आ जाएं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो स्क्रीन में आएगा नहीं, फिर बार बार हमको मिटाना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। साथियों आप लोग ज़रूर इसको लगाइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस पूरा दिखाऊंगा, सब क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतया राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक है। तो राष्ट्रमंडल क्या है? तो साथियों राष्ट्रमंडल जो है वो राजनीतिक संघ है, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल क्या है? तो राजनीतिक एक संघ है। यह हमारा क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछा गया है, तो आप लोग पंचवर्षीय योजना भी पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में उसको बांट दिया गया था। ठीक है साथियों, एक था सेवा, दूसरा कृषि और तीसरा, और हमको याद नहीं है, तीसरा और था, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 3 भागों में इसको बांटा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है साथियों। इसमें दिया गया कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। अगर भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है, 2x + x² बटे में 100, इसी फार्मूले पर हमें रखना है। तो यक्स क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिशत, जो यक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 20 + 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा हमारा 100। तब इसको आप जब हल करेंगे तो 20 दूनी ये हो जाएगा 40 + 20 का स्क्वायर करिएगा 400 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया? 40 + 4 बच गया, यानी कि टोटल आ गया 44%। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक शब्द का अभिप्राय होता है समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या। ठीक है, समस्थानिक का तात्पर्य हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान रहेगा और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न रहेंगी। अगर समभारिक कह देता तो समभारिक में द्रव्यमान संख्याएं समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाता। ये आपको याद रखना है। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा लगाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए इसको मैं लगाने वाला नहीं हूँ, आप लोग लगाइएगा इसको।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका मासा 3 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया है, तो लासा हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले संख्या दी गई है, एक 7 है, दूसरी 5 अनुपात में, तो हम क्या करेंगे, अनुपात के साथ में HCF का गुणा कर देंगे बारी बारी से। तो पहली संख्या जो होगी, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगी वो 7 गुणे 3 होगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5 गुणे 3। इस तरह से हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा 7 त्रिक 21 और 5 तिहाई 15। 21 और 15 का लासा निकालेंगे। 21 और 15 का जब आप लासा निकालेंगे तो लासा इसका निकल के आ जाएगा 105। आप लोग निकालिएगा, निकलेगा 105। और दूसरा तरीका आप क्या कीजिए कि यहीं पर आप पकड़ सकते हैं, जैसे दोनों में 3 है, एक बार 3 लिख दीजिए, एक 7 है तो 7, दूसरे में 5 है तो 5, गुणा कर लीजिएगा 105 आ जाएगा। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका आपका ऐसा है, इससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियाँ क्रमशः 56 सही 4/7 मीटर और 94 सही 2/7 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो वृत्त बनाना है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाले की जो परिधि है वो 94 सही 2/7 दी गई है। अंदर वाली की जो परिधि है ये दी गई है 56 सही 4/7। तो हम क्या करेंगे, दोनों परिधियों का अंतर निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, दोनों परिधियों का अंतर। तो अंतर में आपको त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, त्रिज्या मिल जाएगी R1 माइनस R2, ये त्रिज्या मिल जाएगी। तो R1 माइनस R2 जो आपको मिलेगा वही मार्ग की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब दोनों परिधि का अंतर निकाल लीजिएगा। परिधि का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 2πr लगेगा। पहले वृत्त के लिए R1, दूसरे के लिए ऐसा करके लिखिएगा 2πr2। अब इसी को जब आप हल करेंगे बराबर करके, बराबर यहाँ लिखेंगे 94 सही 2/7 माइनस में 56 सही 4/7। तो पहले 94 वाला लिखिएगा, फिर माइनस में 56 वाला, इस तरह से आप लगाइएगा और आपको R1 माइनस R2 मिलेगा। R1 माइनस R2 जो आएगा वही इस मार्ग की चौड़ाई की वैल्यू होगी। इसको आप लोग लगाइएगा, मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, इसको आप लोग लगाइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1313 को 1/3 अनुपाते 3/5 अनुपाते 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अनुपात देखिए दिया है ना, तो 1/3 फिर अनुपात करके दिया है 3/5, फिर अनुपात कर दिया 3/4 कर दिया। ठीक है, बराबर में किसको बांटना है, तो 1313 को। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे हर का लासा लेंगे, 3, 5 और 4 का लासा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये लासा आ जाएगा आपका 5 × 20 = 60। तो सभी में हम 60 से ऊपर गुणा करेंगे, तो 60/3 यक्स करेंगे प्लस, फिर ऊपर 60 से गुणा कर देंगे तो 6 × 18 180 बटे में 5, फिर यक्स प्लस इधर 6 × 18 180/4 बराबर यक्स, बराबर में क्या लिखेंगे हम सब, तो बराबर लिखेंगे हम सब 1313। अभी इसको हल कर लीजिएगा तो इसमें आपको यक्स का मान मिल जाएगा। किसका मान मिलेगा साथियों, यक्स का मान मिल जाएगा। जब यक्स का मान आपको मिलेगा तो उस यक्स की वैल्यू किसके साथ में गुणा कर देना है, बीच वाले से, क्योंकि दूसरा भाग है ना, तो बीच वाले के साथ में हम यक्स की वैल्यू का गुणा कर देंगे। यानी 3/5 में हम किसका गुणा करेंगे, यक्स की वैल्यू का। याद रखिएगा, जब इसको आप पूरा हल करेंगे तो यक्स की वैल्यू मिलेगी, यक्स का मान जो आएगा उसका गुणा हम कर देंगे 3/5 के साथ में, तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। इसको साथियों आप लोग लगाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा करके देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में भी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, तो मैं भी समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं।
ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उसके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की पहचान करना है। तो आगरा का जो लाल किला है वो उत्तर प्रदेश 1983 सही है। लाल किला दिल्ली का 2007 ये भी सही है। सांची का स्तूप ये 1988 ये गलत है। ठीक है साथियों, इस तरह से आप लोग इसको करेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो भूप्रेक्षण उपग्रह हो जाएगा सराल। जो सराल है ये भूप्रेक्षण उपग्रह है। अब अगला क्वेश्चन है, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं हमें निकालना है। 8 से बड़ी होनी चाहिए और 59 से छोटी। तो 8 से बड़ी अभाज्य संख्या जो हो जाएगी, पहली अभाज्य संख्या की बात करें अगर हम सब, तो साथियों पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29 के बाद 31 आएगा। 31 के बाद हमारा आ जाएगा 37। 37 के बाद हमारा आ जाएगा 41। ठीक है साथियों, 41 आ जाएगा। 41 के बाद हमारा आ जाएगा 43। 43 के बाद आ जाएगा हमारा 47। 47 के बाद हो जाएगा हमारा 53। 53 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 55, 56, 57, 58। अब इतना, इन सभी संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। तो सभी का योग आ जाएगा 364। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, यम का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का अनुपात 2:3 है। आप लोग इसको हल करिए और आंसर देखिए कि 10√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है वो लोग दोबारा कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए और लगाना भी आपको आना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं रुक पाए। अगर आपकी मेहनत है तो आप लोग इसको लगा लेंगे, मेहनत नहीं है तो आप लोग नहीं लगा पाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं आप लोग साथियों, पिछले साल एनटीपीसी में बहुत पूछा गया था। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट खास करके तैयार करके जाना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का हमको लगता है कि तीसरा क्वेश्चन है ये। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइएगा, वीडियो को पुश करके आराम से इसको लगाइएगा साथियों। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया कि एक कार का मूल्य 6,25,000 है, इसे 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% का भुगतान करती है। तो कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कार्य का मूल हमारा कितना है? कार्य का जो मूल्य दिया है वो 6,25,000 रुपया है। कितना है? 6,25,000। इसका 80% जो होगा वो बीमाकृत किया गया है। मूल्य का 80% बीमाकृत किया गया है और बीमाकृत का 90% कंपनी देती है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि कितना है। तो हम क्या करेंगे, 6,25,000 है जो, इसका पहले 80% निकालेंगे, फिर उसका 90% निकाल देंगे, 90% निकाल देंगे। तो देखिए 0 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका टोटल 4 0। आप सबको गुणा करिएगा तो हो जाएगा 6,250 गुणे में 9 8 72। इतनी धनराशि बीमा वाले देंगे। ये धनराशि बीमा वालों की तरफ से दी जाएगी। अब हमें पूछा गया है कि दोनों का अंतर, दोनों का मतलब ये जो बीमा वाले राशि दे रहे हैं ये,
और जो कार की राशि 6,25,000 है, ये इन दोनों में अंतर कितना आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद जो आपका यहाँ आंसर आएगा इसको इन 6,25,000 में से घटा दीजिएगा, जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 1,75,000 रुपया। ये अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहला तो 20% मूल्य 1 लीटर पर पहले ले लिया, यानी 20% तो ये पहले ले लिया है। अब उसके बाद भी वो क्या कर रहा है कि 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिला देता है। तो 3 लीटर पानी मिलाया 5 लीटर में, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा साथियों। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। तो पानी मिला करके 60% और पा गया। अभी जो 60% ये पाया है, इसमें भी हर लीटर के ऊपर 20% वो लाभ लेगा, क्योंकि पानी मिलाया है। तो फिर इस पे भी वो क्या करेगा, 20% लाभ लेगा। तो 20% निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो टोटल उसका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा 20, 60 और 12, यानी कि 92% का वो टोटल लाभ लेने वाला है पानी को मिला करके। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 रुपया है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साथियों, क्या है इसमें कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बताया गया कि जो ब्याज मिल रहा है वो 630 है। तो हम निकालेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज बटे में 2 गुणे दर प्लस कर देंगे हम सब दर का स्क्वायर बटे में 100, गुणे में यहाँ आ जाएगा 100। इसको आप जब हल करेंगे तो 630 बटे में आ जाएगा 21 गुणे में 100। तो यहाँ आ जाएगा, काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 21 तिहाई 63, ऊपर आ गया 30, यहाँ पर 100। तो मूलधन जो हमको मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना रुपया, 3,000 रुपया। ये हो गया मूलधन। अभी साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज SI बराबर हो जाता है हमारा मूलधन यानी कि 3,000 रुपया, गुणे में फिर क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। दर हमारा कितना है 10%, गुणे में समय कितना लिखेंगे 3, बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है साथियों, अब पूरे का गुणा कर देंगे तो 30 तिहाई 90 दहम्मा 900। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 900 रुपया आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज ने राहुल से कहा, कल मैंने अपने मामा की एकलौती बहन के पिता को हराया। अब सोचिए, कल मैंने अपने मामा के एकलौती बहन मतलब राहुल की माँ है, वो एकलौती बहन के पिता को हराया। यानी कि जो राहुल की माँ के पिता है राहुल, यह राहुल की जो माँ है, माँ के जो पिता हैं, पिता को कौन हरा दिया, राहुल हरा दिया। ठीक है, तो राज ने राहुल से कहा है, तो ये राज है, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, राज ने राहुल से कहा। तो राज किसको हरा दिया है, अपने माता के पिता को, यानी कि नाना जी को। तो इसमें डायरेक्ट माँ के पिता दे दिया है, तो नाना वाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस तरह से सिंपल ही लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो साथियों, इसका सही वर्गीकरण हो जाएगा माथे में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और कंठ काष्ठ में 1। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में 3 किसी तरह से संगत हैं और परिणामतः एक समूह बनाते हैं। चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इन सभी से संबंधित शुतुरमुर्ग नहीं है। बाज भी उड़ता है, चील भी उड़ता है
और गिद्ध भी उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, ये कभी भी उड़ता नहीं है। ये तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ने वाला पक्षी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है साथियों। इसमें आपको क्या करना है कि गुणा करना है। गुणा करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो 515.86 को ए मानिए, फिर गुणा 515.86 को ए। इसी तरह से यहाँ पे आप मानिएगा इसको बी गुणे में बी। तो इसको आप जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 200.99। इसको आप फार्मूले बनाइएगा तो ए प्लस बी बनेगा, और फिर बन जाएगा ए माइनस बी बटे में 200.99। अभी देखिए, तो दोनों को एक बार जोड़ना है। 515.86 को 314.87 से जोड़ना है, फिर एक बार इसको घटा देना है। घटाने के बाद आप लोग देखिएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा 200। ये जब घटाएंगे तो घटाने वाले में आप देखिएगा कि 200.99 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और 830 वाला बच जाएगा हमारा। इस तरह से इसको हल कीजिएगा, एकदम सिंपल सा है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, इसको लगाने का काम आपका है, तो आप लोग लगाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। किसका है, तो मैंग्रोव वन का। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है उसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ये हमारा टंकी पाइप टंकी का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, फिर लगाने में और टाइम जाएगा, इसलिए इसको आप लोग लगाइएगा। जो हमारे साथी तेज तर्राक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग यदि बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, बेहतर तरीके से आपका तैयारी होगी, तो निश्चित ही आप लोग इसे हल कर लेंगे। अन्यथा आप नहीं हल कर पाते हैं तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। तो कौन निरूपित करता है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी हल करेंगे। अब देखिए, इसमें तालिका वाला क्वेश्चन आ गया है। तालिका से संबंधित आपको देखिए कितना क्वेश्चन दिया गया है। 86 नंबर, अगर एक लगा लेते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 86 नंबर, 87 नंबर, 88 नंबर, 89 नंबर, इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको तालिका से बनेंगे। आप तालिका को लगाइएगा तो 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो ईंट कहाँ बनता है, भट्ठे में बनता है। तो सिक्के कहाँ बनते हैं, तो टकसाल में बनते हैं। ठीक है, टकसाल में सिक्के बनते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर टकसाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, ये भी है। जैसे के है, तो देखिए पहले के है, फिर उसके बाद दूसरे में आई है, तीसरे में जी है। देखिए, के को हम क्या करते हैं 11, आई को 9, जी को 7। देखिए 2 2 कम होते हुए जा रहा है, तो 7 में 2 कम कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 का मतलब ई आएगा। ठीक है, अब देखिए ई हमारा दूसरे में है और चौथे में है, दोनों में ओ है। लास्ट में देखिए अंक में 6 है, यहाँ 7 है, तो हम अंक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूसरा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो अगला अंक कौन सा आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा और 7 वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कौन से निष्कर्ष कथन का पालन करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वेन आरेख बनाएंगे। कह रहा है कि सभी कुत्ते पालतू पशु हैं। जो कुत्ते हैं वो क्या है, पालतू पशु हैं। कुत्ते के लिए के, पालतू पशु के लिए पे, तो सभी कुत्ते क्या हो गए, पालतू पशु हो गए। कोई पालतू पशु बाघ नहीं है। कोई भी पालतू पशु क्या है, बाघ नहीं है। बाघ सबसे अलग रहेगा। फिर निष्कर्ष में है सभी पालतू पशु कुत्ते हैं। तो जितने भी पालतू पशु सभी कुत्ते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पालतू वाला बड़ा गोला है और कुत्तों वाला छोटा गोला है। तो छोटे गोले में बड़ा वाला गोला कभी नहीं आ सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है, कोई कुत्ता बाघ नहीं है। अब देखिए, कुत्ता वाला गोला हमारा यहाँ, बाघ वाला गोला हमारा यहाँ, दोनों गोले में से थोड़ा भी पोर्शन एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है, इसलिए दूसरा वाला
सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन हम सब देखेंगे। दिए गए विकल्प में 3 किसी तरह से संगत हैं और परिणामतः एक समूह बनाते हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है क्या है? माल वाहन, नौका वाहन नाव है, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, ये सभी है, लेकिन माल वाहन क्या है? ये सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी हल करेंगे साथियों, क्योंकि बहुत सारा लंबा समय हो चुका है, तो आप लोग फटाफट देखते चलिए। ये अगला क्वेश्चन है PRO फिर BLEM, ठीक है, इसको आप लोग हल कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन अब दिखा दे रहा हूँ फटाफट। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट लगाइएगा आप लोग। मैं क्वेश्चन आपको दिखाते चल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियो को बंद करने का प्लान बना रहा हूँ। बहुत लंबा हो चुका है, ऊब गए हैं हम भी। आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, लगाते लगाते पूरा ऊब गए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लगाइएगा जरूर इसको। अगला क्वेश्चन इस तरह से 3-4 क्वेश्चन बचा है, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाइएगा जरूर। ये पूरा 100 क्वेश्चन आप लोग देख लिए कि मैंने आपको टोटल 100 के 100 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। आप लोग जरूर इसको देख करके कुछ हिंट जरूर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर